Good morning, 8th class. Today we are going to do your second lesson, metals and non-metals. In this chapter, we will studying about metals and non-metal things around us. Many things we use in domestic and rarely. These are in different properties, different color and different material property. So we have to classificate in metals and non-metals material. First of all, we will studying about physical properties. Properties are in two types, physical or chemical. Physical properties, structure, कलर, स्मेल या फिर किसी भी चीज़ की शेप में होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उसकी मेन केमिकल स्ट्रक्चर फार्मूला ये सब में होती है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो मेटल्स जो होते हैं वो ऑफनली शाइनी, मेलेबल, डक्टाइल और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं और उनको फ्लैट शीट्स में रोल किया जा सकता है। इनमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इसके अगेंस्ट नॉन मेटल मटेरियल्स मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। कुछ मेटल्स मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं जिनको हम मैग्नेटिक मेटल्स कहते हैं, और कुछ मेटल्स भी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते जिन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मैटर्स कहते हैं या मेटल्स कहते हैं। और जो थिंग्स नॉन मेटल्स हैं वो तो कभी भी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए नॉन मेटल्स और मेटल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं, बट इनके अंदर डिफरेंसेस बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, इसलिए हम इन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेट कर सकते हैं। These are some activities for you, so you can show these and observe this easily. Now look at some physical properties of metals and non-metals. First, we have learned about malleability and ductility. Metallic luster. लस्टर का मीन होता है यदि किसी चीज़ पर हम लाइट डालें तो वो रिफ्लेक्ट करती है। तो मेटल्स लस्टर होते हैं क्योंकि ये किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता। हार्डनेस, मटेरियल जनरली हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स सॉफ्ट भी हो सकते हैं। कंपैरिजन करें अगर हम मेटल से तो नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है? मेटल्स सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स में एग्जिस्ट हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों स्टेट्स में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों स्टेट्स में नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट रहते हैं। सोनोरस, मेटल्स पर अगर हम चोट लगाएं तो उनसे साउंड पैदा होता है, बट नॉन मेटल्स में कोई साउंड नहीं होता। डेंसिटी, मेटल्स के अंदर डेंसिटी हाई लेवल पर होती है और नॉन मेटल्स में लो लेवल की डेंसिटी होती है। मेटल्स इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करते हैं, बट
नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिकल करंट को या तो बहुत कम कंडक्ट करते हैं या फिर बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेटल्स धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और उसके बाद ही बॉयल करना स्टार्ट होते हैं, बट नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं और बहुत जल्दी बॉयल होते हैं। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्शन कैसा रहता है। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे लोहे पर जंग का लगना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। ये सारे के सारे मेटल्स हैं जो गैस के साथ मिलकर के काफ़ी सारी रिएक्शंस करते हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में ही डिफरेंस आ जाता है। ये एक एक्टिविटी है आपके लिए, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ हम कह सकते हैं एक रिएक्शन है। मेटल्स की तरह ही नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, इन सब को यदि हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। यदि हम कार्बन को एयर में बर्न करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यदि हम सल्फर को गर्म करें एयर की प्रेजेंस में तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, बट मेटल्स की तुलना में बहुत कम रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं। दिस इज़ एक्टिविटी फॉर यू। इन दोनों एक्टिविटीज़ में अगर आप करोगे तो आपको एक लिटमस नेम पता चलता है। लिटमस एक पेपर होता है जो एसिडिटी या बेसिडिटी का आइडेंटिफिकेशन करवाता है। यदि एसिड्स को लिटमस में डाला जाए तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, और यदि हम बेसिस को लिटमस में डालें तो ये लाल यानी कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, नीला कर देता है। तो ये एक पेपर होता है जो किसी भी मटेरियल की बेस या फिर एसिडिटी के बारे में नॉलेज करने के लिए यूज़ में आता है। ऑक्सीजन की तरह ही मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर के साथ भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे सोडियम और वाटर की अगर हम रिएक्शन देखें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और इसमें जो भी गैस होती है उसको फ्री कर दिया जाता है। वैसे ही यदि हम पोटेशियम और वाटर की रिएक्शन देखें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और गैस फ्री हो जाता है। हाइड्रोजन गैस फायर को पकड़ लेती है, ये इसी गैस को रिलीज करते हैं। वैसे ही यदि हम मैग्नीशियम देखें तो मैग्नीशियम और वाटर मिलकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। दिस इज योर एक्टिविटी। नॉन मेटल्स की बात यदि हम करते हैं तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करते थे, बट वाटर के साथ नॉन मेटल्स बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, फास्फोरस जो है वो बहुत रिएक्शेबल होता है, ये नॉन मेटल है। अगर एयर में इसे छोड़ दें तो ये जलने लगता है, आग पकड़ लेता है, बट यदि इसे वाटर में रखें तो ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि नॉन मेटल्स एयर के साथ रिएक्शन करते हैं बट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट इज corrosion. Corrosion can be defined as the degradation of materials due to a reaction with its environment. मेटल्स या नॉन मेटल्स जो भी थिंग्स वाटर या एयर के साथ रिएक्शन कर सकती हैं, उन चीज़ों की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में
अंतर आ जाता है। इस चीज़ को हम कोरोजन कहते हैं। जैसे एक कॉपर के कॉइन को हम काफ़ी टाइम के लिए खुला छोड़ दें तो उस पर एक ग्रीन लेयर हो जाती है। या फिर आयरन की थिंग्स हैं, आयरन का जो मटेरियल है उसको यदि हम वाटर और एयर में खुला छोड़ दें तो उस पर रेड कलर की एक परत जम जाती है, पाउडर जम जाता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। ये केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसको हम आयरन की रस्टिंग कहते हैं। और आयरन की यदि रस्टिंग हो जाए तो आयरन की प्रॉपर्टी वीक हो जाती है, वो खराब हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कोरोजन कहते हैं। पर यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जो मेटल्स को या थिंग्स को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकती हैं। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को पेंट किया जाता है। जैसे लोहे वगैरह की चीज़ें हैं तो उन पर अगर हम पेंट लगा दें तो उस पर रस्टिंग नहीं होती, या फिर अगर हम ऑयल लगाकर या ग्रीस लगाकर रख दें तो वो भी रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। थर्ड मेथड इज़ गैल्विनेशन। अगर हम किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट पर जिंक मेटल की कोई लेयर लगा के रख दें तो वो रस्टिंग को प्रिवेंट करती है और इस मेथड को हम गैल्विनेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशिंग मेथड इज एलोइंग। एलोइंग एक ऐसी मेथड है जिसके अंदर दो मेटल्स को मिक्स किया जाता है, जिसके अंदर एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी जितनी है उसको प्रिजर्व करके रखता है और कोरोजन को प्रिवेंट करता है। तो एलोइंग भी एक अच्छी मेथड है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए या तो पेंटिंग की जाती है, या फिर ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग की जाती है, या फिर गैल्विनेशन किया जाता है, या फिर एलोइंग की जाती है। इस तरीके से हम थिंग्स को रस्टिंग से प्रिवेंट करके रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं एसिड्स के साथ। एसिड काफ़ी रिएक्शेबल ऑर्गेन थिंग्स होती हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस शो करते हैं। तो जो हाईली मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम, वो एसिड्स जैसे HCl और H2SO4 इन सब के साथ मिल करके हाइड्रोजन और गैस बनाते हैं, और इनके साथ ही ये सॉल्ट बनाते हैं और ये रिएक्शन बिल्कुल निल हो जाती है। जैसे मैग्नीशियम प्लस HCl मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ऐसे ही एल्यूमिनियम को यदि हम हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो एयर के अंदर फ्री कर दी जाती है। बट नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, वो हाइड्रोजन को फ्री नहीं कर सकते और किसी भी तरीके का कोई सॉल्ट या फिर रिएक्शंस नहीं कर सकते, सॉल्ट नहीं बना सकते, हाइड्रोजन को फ्री नहीं कर सकते। इसीलिए नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। एसिड्स दो तरीके के होते हैं, एक तो डाइल्यूट और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड में एब्सोल्यूट एसिड होता है, बट डाइल्यूट एसिड के अंदर वाटर की कुछ मात्रा मिली होती है जो उसको डल बना देती है। बट नॉन मेटल्स किसी भी तरीके के एसिड्स के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते, ये एसिड से दूर रहते हैं। उनके साथ मिला भी दिए जाएं तो इनसे कोई भी नई थिंग नहीं बनती। ये ना तो हाइड्रोजन को फ्री करते हैं और ना ही सॉल्ट बनाते हैं।
तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंट है कि मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं एसिड्स के लिए, और नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते। नाउ सम यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स का अभी तक हमने एक यूज़ देखा था गैल्वेनेशन में। तो जिंक मेटल का यूज़ हम गैल्वेनाइजेशन में करते हैं। इसके थ्रू आयरन को हम एंटी कोरोजन मटेरियल में चेंज कर सकते हैं। इसका यूज़ मेडिकल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा होता है। आयरन का कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज़ होता है, जैसे घर में काफ़ी सारी थिंग्स बनाने में, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, या फिर हम बिल्डिंग मटेरियल्स में ब्रिजेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन में आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आयरन से ही स्टील बनाई जाती है जो कि यूटेंसिल्स बनाने के लिए काम में आती है, बर्तन बनाने के लिए काम में आती है। टिन का यूज़ फॉइल्स बनाने के लिए, मेटल के कोटिंग्स बनाने के लिए, और केमिकल रिएक्शन से किसी भी थिंग को बचाने के लिए यूज़ में होता है। एयर टाइट कंटेनर बनाने के लिए भी टिन का यूज़ होता है। मरकरी का यूज़ थर्मोमीटर्स में होता है, लाइटिंग इफेक्ट के लिए होता है। कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में होता है। एल्यूमिनियम का यूज़ भी ओवरहेड केबल्स बनाने में होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर हमें घरों तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं, उनमें एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम ये रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, इनमें से हमेशा ही रिफ्लेक्शन होता रहता है। इनका यूज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटॉमिक एनर्जी यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इनका बहुत यूज़ होता है। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड है फ्यूज़न। फ्यूज़न का मीन होता है टूटना, और फ्यूज़न का मीन होता है जुड़ना। नाउ नॉन मेटल्स के यूजेस में हम देखें तो सल्फ़र का यूज़ होता है सल्फ़र ड्रग्स बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, मैच बॉक्सेस बनाने में, माचिस जो हम घर में यूज़ करते हैं, या फिर गन का पाउडर बनाने में। वल्केनाइजेशन रबर, वल्केनाइजेट रबर जो है उसका यूज़ होता है हार्ड प्लास्टिक के रूप में। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए भी सल्फ़र का यूज़ होता है। ये रबर टायर्स बनाने में भी यूज़ होती है, तो सल्फ़र का यूज़ टायर बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। बोरोन जो है वो एक स्किन ऑइंटमेंट है, और बोरोन का यूज़ प्लांट्स के लिए भी किया जाता है। फास्फोरस का यूज़ क्रैकर्स बनाने के लिए काम में आता है। ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ में आता है। कार्बन का यूज़ फ्यूल के लिए, इलेक्ट्रोड्स के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट्स बनाने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में होता है। हाइड्रोजन का यूज़ अमोनिया गैस, फर्टिलाइज़र्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, इन सब को बनाने के लिए होता है। इनका यूज़ खेतों के अंदर न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है, फर्टिलाइजिंग के लिए होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सारी लिविंग थिंग्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं, और इनको लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। आयोडीन का यूज़ थायराइड की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए होता है, और इसको एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। चोट लगने पर लगाए जाने वाली जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं उनके अंदर आयोडीन होता है। तो ये वाउंड प्रिपेयरिंग के लिए भी यूज़ होता है। इंसेप्शन से दूर रखने के लिए, इन्फेक्ट से दूर रखने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। ये नॉन मेटल्स के यूज़ हैं। तो यदि हम देखें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही थिंग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये आपका रिमेंबर पॉइंट है, इसे आप
देख सकते हैं कि हमने आज के लेसन में क्या क्या पढ़ा था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्रॉब्लम, सो यू कैन कमेंट अस, contact us. So have a nice day. Thank you.